नमस्कार। स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का आपके मनपसंद कार्यक्रम नमस्ते यूपी के आज के अंक में। दोस्तों, आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8:30 से एकदम सजीव, और इसका पुनः प्रसारण देख सकते हैं उसी दिन में 1:05 से और रात्रि 8:30 से। तो आइए आरंभ करते हैं आज के अपने इस अंक की सुविचार से। हमारा आज का सुविचार है, अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। दोस्तों, आपने सुन ही रखा होगा कि मन की जाने मन ही, क्योंकि मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत, मन झूमता मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक व्यक्ति अपने मन से हार ना मान ले, दुनिया में उसे कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए सदैव अपने मन को, अपने हौसले को मजबूत बनाए रखिए। कामयाबी आपके कदम अवश्य चूमेगी। और ये बात हो गई हमारे आज के सुविचार की। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय। हमारा आज का विषय है हौसलों की उड़ान। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कुछ ऐसी ही विभूतियों को, जिन्होंने अपने हौसलों से, अपनी हिम्मत से, अपनी ऊर्जा से, अपनी सोच से अपने लक्ष्य को इंगित किया और उसको हासिल किया। हम आपका सबसे पहले परिचय करवाना चाहेंगे सोमजीत सिंह से। आप भारतीय व्हील चेयर क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। नमस्कार। सोमजीत, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। साथ ही हमारे बीच में मौजूद हैं अर्नव मिश्र। अर्नव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। अर्नव जी के बारे में हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा में आपने उत्तीर्ण की है ये परीक्षा और 56वीं रैंक आपने प्राप्त की। साथ ही हमारे कार्यक्रम में दर्शकों हर बार की तरह कोई ना कोई कार्यक्रम में समा बांधने के लिए अपने गीतों से, अपनी कविताओं से कोई ना कोई कलाकार अवश्य रहता है। तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं कवित्री ज्योति राय जी। ज्योति जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जी। तो दर्शकों, आज का विषय है हौसलों की उड़ान। तो आइए देखते हैं इस विषय पर एक लघु फिल्म। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने के लिए हौसला होना जरूरी है। हर इंसान के अंदर कुछ करने का हौसला और जुनून होता है। वो अपने हौसलों से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इंसान यदि जीवन में अपनी सोच सकारात्मक रखे, नकारात्मकता को अपने पास भी ना आने दे, तो जीवन में वो जो चाहे वो पा सकता है। हौसला हमारी शक्ति को हमेशा बढ़ाने में मदद करता है और हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरणा देता है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। इरादे नेक हों और हौसले बुलंद हों तो सफलता जरूर कदम चूमती है। हिम्मत से आगे बढ़े तो सफलता की राह में कोई भी अड़चन नहीं आ सकती। मनुष्य की जब इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो वो असंभव कार्य को भी बड़ी सुगमता के साथ कर लेता है। अपने हौसलों को बुलंद बनाए रखने के लिए कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें। हर काम को करने में छोटी छोटी चीजों पर जरूर ध्यान दें। किसी भी काम के प्रति सकारात्मक नजरिया रखें। हर काम पूरी लगन और निष्ठा से करें। अपने अंदर के डर को सदा के लिए निकाल फेंकें।
अगर इन कुछ बातों का ख्याल हर व्यक्ति अपने जीवन में रखता है, तो वो कोई भी मंजिल हासिल कर सकता है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या देख रही हो? अरे वो आई नहीं ना अब तक। चाय पियो पहले, आ जाएगी। अरे लो आ गई हमारी बैंक। आइए आइए। प्रणाम चाचा जी। आओ बेटा। चाची तबीयत कैसी है आपकी? 6, 7, 8, 9, 10। लो चाची, पूरे 5,000 रुपए हैं। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था हम बूढ़े लोगों के लिए बैंक इस तरह हमारे घर आ जाएगा। चाची 6 साल पहले तो मैंने भी नहीं सोचा था कि एक गृहिणी से हटकर मेरी भी एक अलग पहचान बनेगी, पर आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अपना परिवार संभाल रही हूँ, और तो और बैंकिंग सखी कहलाती हूँ। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है हौसलों की उड़ान। सबसे पहले अर्नब, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरफ आपका रुझान कब हुआ? कैसे आपने सोचा कि इस तरफ हम जाएं? सबसे पहले तो मैं सभी व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहूँगा। और देखिए, सिविल सर्विसेज का रुझान मैं जब कॉलेज में था, मैंने आईआईटी जोधपुर से अपना बीटेक ग्रेजुएशन किया था। तो जब मैं सेकेंड और थर्ड ईयर में था, सेकेंड के बाद थर्ड ईयर में जब मैं गया, तो वहाँ पे हमारे कॉलेज के कुछ सीनियर्स जो कि सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी सर्व कर रहे थे, उन्होंने भी, और आईएएस ऑफिसर्स ने सेशंस लिए। तो वहाँ से एक मोटिवेशन बनना स्टार्ट हुआ कि किस तरीके से एक जो लोक सेवक होता है, जो एक सिविल सर्वेंट होता है, उसके जो इम्पैक्ट होता है ग्राउंड लेवल पे, वो किस तरीके से लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। साथ ही साथ मेरी सिस्टर जो कि सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी हैं, आईएफएस आरुषि मिश्रा, उनका जो प्रिपरेशन की जर्नी रही उनकी, वो भी मेरे लिए एक मोटिवेशन का फैक्टर बनी। तो इस तरीके से मैंने सिविल सर्विसेज की तरफ अपना रुझान शुरू किया। तो आपने मेंस में क्या सब्जेक्ट्स लेने की चॉइस रखी? जी, तो मेंस में मैंने सोशोलॉजी, मतलब समाज शास्त्र का सब्जेक्ट लिया, क्योंकि जब मैं थर्ड ईयर में था कॉलेज के, तो उस टाइम से ही समाज शास्त्र में मेरा रुझान होने लगा था। और मैंने कई सेमेस्टर तक जो है सोशोलॉजी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना कॉलेज के टाइम से ही लिया था। तो उस दौरान जो है हमें मौका मिला कि आईआईटी जोधपुर ने आसपास के जो भी विलेजेस को अडॉप्ट किया था फॉर सोशल डेवलपमेंट, वहाँ पे जाने का मौका मिला, वहाँ पे जाके सोशल वर्क करने का मौका मिला, किस तरीके से सामाजिक समस्याएं आजकल देश में हैं, तो उनको करीब से देखने का मौका मिला। और वहीं से एक मोटिवेशन सिविल सर्विसेज के लिए भी बना। तो बाद में जाके जब सब्जेक्ट का चयन करने का मौका आया सिविल सर्विसेज में, तो सोशोलॉजी मेरे लिए एक चॉइस बना और मैंने उसको चूज़ किया, और उसने काफ़ी अच्छे अंकों के साथ मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। यानी घर से और आपके विद्यालय, दोनों जगह से, आपके कॉलेज से, आपको दोनों जगह से ये मोटिवेशन मिला कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाएं, राइट? जी। सोमजीत जी, अब आपसे बात करना चाहेंगे कि ये बताएं, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आप शारीरिक, आप कहने को क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आपकी जो शारीरिक अक्षमता है ये कैसे हुई? जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर डिटेक्ट किया था डॉक्टर ने। तो उसके 3 महीने बाद एक ऑपरेशन हुआ जो बहुत ज़रूरी था मेरे, मतलब आगे सरवाइव करने के लिए। ऑपरेशन में वो ट्यूमर तो हटा दिया गया था। हटाने के बाद मेरी ग्रोथ नॉर्मल बच्चों की तरह, जैसे और बच्चे बड़े होते हैं वैसे मैं भी बड़ा हुआ। बाकी बच्चों की तरह मैं भी स्कूल जाता था, सब चीज़ें मतलब वैसी ही थी जैसे और बच्चों की होती थी। फिर हुआ क्या, जब ट्यूमर वो हटा तो मेरी नर्व्स काफ़ी वीक हो गई थी, मेरी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, और उसकी वजह से 10-11 साल जैसे मेरी ज़िंदगी के आगे और बढ़े, और फिर वो ट्यूमर की वजह से जो वीकनेस थी बॉडी में, मुझे कंप्लीट पैरालिसिस हो गया। फिर उसके बाद 10 साल तक जो बच्चा आप देखिए चलता हो, सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता हो, स्कूल जाता हो, और फिर एकदम से वो बिल्कुल बिस्तर पे आ जाए, कोई भी मूवमेंट नहीं होता था। एक जगह से मुझे आज भी याद है, अगर मुझे स्कूल जाना पड़ता था तो सुबह 9 बजे अगर मैं स्कूल में बैठ जाता था, तो फिर अगर 3 बजे छुट्टी होती थी तो कोई दोबारा जब मुझे उस जगह से उठा के घर ले आता था तभी मैं उस जगह से हट पाता था। कोई भी ब्लैडर कंट्रोल नहीं था, वॉवल कंट्रोल नहीं था। उसके बाद भी इस तरह की जर्नी जो मतलब मैंने देखी है, वो सिर्फ डिसेबिलिटी जो मैं नहीं कहूँगा,
बस मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा एक मुश्किल मेरी ज़िंदगी में आ गई थी, ऐसी एक प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में आ गई थी जिससे चीज़ें मुझे ज़्यादा लग रही थी, कठिन लग रही थी, लेकिन मेरी जो मदर है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे फादर ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स, स्कूल्स के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया और सोसाइटी ने काफ़ी एक्सेप्टेंस किया, क्योंकि समाज में जब तक आप को स्वीकारा ना जाए तब तक आपको आगे बढ़ने का जो एक मोटिवेशन है, जो एक आपके अंदर का एक हौसला है, वो नहीं मिल सकता। जी। कहते हैं ईश्वर कहीं कुछ कमी कर देता है तो व्यक्ति की भरपाई कुछ ना कुछ ऐसी एक उसमें विशेष क्षमता दे देता है, उससे कर देता है। इसमें ऐसे में हम सोमजीत आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप ऐसे बता रहे इतनी आपके साथ समस्याएं थी, ऐसे में क्रिकेट खेलने का मन आपको कहाँ से आपको प्रेरणा मिले? क्रिकेट का सबसे पहला जो एक्सपीरियंस मेरे लिए था वो 2003 वर्ल्ड कप था। इंडिया का जो एक मैच हुआ था पाकिस्तान से, जिसने एक फेवरेट शॉट जो हम रिकॉल करते हैं सचिन तेंदुलकर सर का, और उसके बाद जब हमारी टीम फाइनल तक पहुंची और फाइनल में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत पाए, तो वो बहुत छोटा था मैं, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, मतलब मैं सिर्फ सचिन ही, मैंने सचिन, सौरभ सर, इन सब के नाम सुने हुए थे। तो मैं अपने फादर से पूछता था प्लेयर क्रिकेट गेम के बारे में, क्योंकि उतना ज़्यादा मुझे मतलब समझ भी नहीं थी। फिर जैसे मैं बड़ा होता गया उस गेम को फॉलो करता रहा, पैशनेट था काफ़ी ज़्यादा। और जब मुझे इंजरी काफ़ी मेरी बढ़ गई तो पास में एक पार्क होता था हमारे घर के, क्योंकि फादर भी मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और जो हमें वहाँ पे अकोमोडेशन मिलता था वहाँ पे हम रहते थे पहले। तो मैं देखता था पास में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जब मैं उनको बोलता था, क्योंकि मैं बिल्कुल पैरालिसिस जब मेरा हो गया था, तो मैं उनको बोलता था कि मुझे भी खिला लो या मैं खेल सकता, तो वो मतलब मना कर देते थे। उनका पॉइंट उस टाइम पे ये था कि शायद इसको चोट लग जाए, और सेंसिटाइजेशन इतना ज़्यादा डिसेबिलिटी को लेकर नहीं होता था, स्कूल में ले लीजिए या आप बाहर भी ले लीजिए, तो वो मना कर देते थे। मुझे उस वक्त बुरा लगता था, लेकिन हाँ, मेरी मदर ने हमेशा ये चीज़ बोली थी कि हो सकता है आज तुम्हें ये चीज़ें ना करने को मिले, तुम बस अपनी लाइफ की जो जर्नी है वो आगे बढ़ाते रहो, एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम क्रिकेट ही खेलोगे। तो ये बस उन्होंने बोला। और फिर लकीली जब मैं लखनऊ आया अपने ग्रेजुएशन के लिए, तो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उस आर्टिकल में क्रिकेट के बारे में था कि एक ट्रायल्स हो रहे हैं केडी सिंह स्टेडियम में। फिर मैंने जब उस दिए गए नंबर पे फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ मतलब व्हीलचेयर पे कुछ डिसेबिलिटी क्रिकेट नहीं होता अभी स्टैंडिंग जो आपका फिज़िकली चैलेंज जिसको बोला जाता है वो उसके ट्रायल्स हैं। फिर मैंने बोला कि व्हीलचेयर पे क्यों नहीं आप कर सकते हो ये भी, तो उन्होंने बोला काफ़ी कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कोई व्हीलचेयर पे बैठ के खेल लेगा, और ये बिल्कुल जस्ट टू इम्पॉसिबल है। तो बस वो जस्ट टू इम्पॉसिबल को कैसे इम्पॉसिबल ना करके मतलब पॉसिबल किया जा सके, तो उस पर मैं लग गया। हमारे साथ इंडिया भर से काफ़ी लोग साथ जुड़े, एक प्लेटफॉर्म पहले तो हमने बनाया, क्योंकि ये था ही नहीं स्पोर्ट पूरे इंडिया में, बनाया, हम क्लब्स लेवल पे मैचेस खेलते थे, फिर धीमे धीमे लोग आए, इसको एक एसोसिएशन के फॉर्म में किया, और आज हमारा क्रिकेट डिफरेंटली एबल क्रिकेट जो है वो बीसीसीआई के अंतर्गत भी आ गया है, कमिटीज़ आ गई हैं। तो इसी तरीके से मेरा सपना जो था क्रिकेट में वो पूरा हुआ। दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अर्नव जी से और सोम जी से। सोमजीत, दोनों के ही क्षेत्र अलग हैं, लेकिन दोनों ने ही अपने अपने क्षेत्रों में एक्सेल किया है और अपनी मंजिल को हासिल किया है। अर्नव, अब आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप सिविल सर्विसेज के लिए आए, आप प्रेरित हुए उस तरफ बढ़ने के लिए, तो आपने अपनी तैयारी कैसे शुरू की? जी, मेरी प्राथमिक तैयारी तो कॉलेज टाइम से ही शुरू हो गई थी, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ना, डे टू डे की एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है देश में, दुनिया में, ये सारी क्या चीज़ें हो रही हैं, इससे अपने आप को अवेयर करना, ये मैंने कॉलेज टाइम से ही शुरू कर दिया था। और उसके बाद मैंने कॉलेज से ही प्लेसमेंट लेके कुछ समय नौकरी भी करी बैंगलोर में, लेकिन मेरा जो मन था वो सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान बना रहा, और इवेंचुअली फिर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैं पूरी तरीके से 2018 में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आ गया। और जैसे कि सिविल सर्विसेज के सिलेबस में जनरल स्टडीज़ जो होता है वो एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, जिसके थ्रू आपको देश दुनिया में जो भी हो रहा है, किस तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं किस तरीके से लोगों तक पहुंच रही हैं, किस तरीके से ये लोगों की मदद कर रही हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको अवेयर होना होता है। साथ ही साथ आपको एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है ये कई चरणों में होती है, तो जिसमें कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है।
तो प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है, देन मेंस जो है सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग का एग्ज़ाम होता है, और इंटरव्यूज़ जो है हमारे पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। तो इन सभी के लिए आपको एक अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। जो ओवरऑल तैयारी होती है वो जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल सब्जेक्ट की होती है, लेकिन कब कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है उस हिसाब से आपको अपनी मानसिक अवस्था को बदलना होता है। तो उसी तरीके से मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू दिया, और ये सिविल सर्विसेज में मेरा तीसरा प्रयास था जिसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 56 हासिल हुई। और लास्ट ईयर जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था सिविल सर्विसेज का, उसमें भी मुझे डैनिप्स मतलब कि दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज एलोकेट हुई थी। साथ ही साथ इस दौरान मैंने और भी कई एग्ज़ाम दिए, और अनफॉर्चुनेटली कुछ एग्ज़ाम्स में नहीं हुआ, जिस प्रकार की मैंने पहली बार सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ था, पीसीएस का मैंने अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ था, और भी मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए उनमें नहीं हुआ। बट जब मैंने लास्ट ईयर सेकंड अटेम्प्ट पीसीएस में दिया तो वहाँ पे मुझे स्टेट में रैंक 16 हासिल हुई, और करेंटली मैं डिप्टी कलेक्टर की ट्रेनिंग कर भी रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके पहले कई सारी निराशाएं हाथ लगी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में, क्योंकि ये एक लंबी तैयारी होती है, इसके लिए अपने आप को पूरी तरीके से ढालना होता है। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ सालों बाद जो एक सपना मैंने 2014-15 में 9 साल पहले आज से देखा था, और मेरे माता पिता ने जो एक सपना देखा था, मेरी सिस्टर ने सपना एक देखा था, वो धीरे धीरे करके अब एक मूलभूत रूप लेने लगा था जब सिविल सर्विसेज में पहली बार स्टेट में मेरा चयन हुआ और मैं डिप्टी कलेक्टर बना, और वो सपना शायद आज कहीं जाके कंप्लीट हुआ है। अर्नव, आपसे बात करके और सुरजीत आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, और हमें आशा है कि हमारे जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो निश्चित रूप से मोटिवेट होंगे और उनको भी प्रेरणा मिलेगी जीवन में आगे बढ़ने की। सोमजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यात्रा आपकी बहुत कठिन थी, उसके बारे में कुछ हमें बताएं, क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई इस दौरान? सबसे पहली चुनौती जो थी कि कैसे क्रिकेट ये खेल सकते हैं हम व्हीलचेयर पे, सबसे बड़ा जो स्ट्रगल था हमारे लिए। फिर दूसरों को समझाना कि हाँ ये भी हम खेल सकते हैं, आप एक्सेप्ट करिए। तो बेसिक चीज़ जो होती है किसी भी चीज़ को खेलने के लिए, वो उसका एरिना, स्पोर्ट एरिना, जैसे हमारा क्रिकेट ग्राउंड होता है तो वो नहीं मिलता था हमें। लोग बोलते थे ग्राउंड आपकी व्हीलचेयर से ख़राब हो जाएगा, पिचेस का एरिया है वो ख़राब हो जाएगा, हम आपको खेलने नहीं देंगे, इस तरीके। तो फिर धीमे धीमे गवर्नमेंट के जो ग्राउंड्स होते थे वहाँ परमिशन लेके हमने मैचेस करना शुरू किया। फिर वो एक टाइम था जब लोग मना करते थे। आज एक समय है कि कान्हा जैसे हमारा जो लखनऊ का प्रसिद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम है वहाँ पे भी हमने मैचेस खेले हैं। तो अब आप देखिए कि अगर स्ट्रगल है लाइफ में आपके पास, आपको लोग मना करेंगे, लेकिन आपकी अगर इंटेंट, नीयत अगर आपकी ठीक है और आपका विज़न सिर्फ अपने लिए नहीं है, आपको और लोगों को भी उससे आगे बढ़ाना है, तो एक ना एक दिन लोग उस ना को हाँ में बदल देते हैं। और उससे एक जो समाज में आप जो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि क्यों ना दिव्यांगजन भी व्हीलचेयर पर बैठ के क्रिकेट खेल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आज बहुत अच्छी तरीके से पूरा हुआ है। यानी आप लोगों की जीवन यात्रा को सुनते ये समझ में आ रहा है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, ना को हाँ में कैसे बदला जा सकता है जब व्यक्ति के इरादे नेक हों और हौसले बुलंद हों। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन अब हम रुख करते हैं अपनी कवित्री की ओर। ज्योति जी, आज हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले क्या सुनाएंगी? इतने बड़े हौसलामंद लोगों के सम्मुख और अपने सारे व्यूअर्स को जहां हम हौसले की बात कर रहे हैं, तो मैं हौसले पे ही कुछ पंक्तियां आप सबको निवेदित कर देती हूँ। बिल्कुल। कि बादल का छोटा टुकड़ा गर सूरज ढक सकता है, बादल का छोटा टुकड़ा गर सूरज ढक सकता है, तपती किरणों से हम सबको राहत कर सकता है, ज्वार और भाटा सागर में गर चंदा कर सकता है, फिर उदास मन खुशगवार हो कुछ भी कर सकता है, फिर उदास मन खुशगवार हो कुछ भी कर सकता है, इस समाज के आसमान पर ऊपर चढ़ना है तो, इस समाज के आसमान पर ऊपर चढ़ना है तो, दुनिया के यदि इंद्रधनुष का दर्शन करना है तो, दुनिया के यदि इंद्रधनुष का दर्शन करना है तो,
अपने सभी गुणों को जग के सम्मुख रखना है तो, अपने सभी गुणों को जग के सम्मुख रखना है तो, दृढ़ता से संकल्पित मन हो सब कुछ कर सकता है, दृढ़ता से संकल्पित मन हो सब कुछ कर सकता है। वाह, बहुत बढ़िया। दृढ़ हो मन और संकल्पित हो मन तो निश्चित रूप से जीवन में इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। सोमजीत, आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस यात्रा में सबसे ज़्यादा आपको हौसला किसने दिया, किसका सपोर्ट आपको रहा सबसे ज़्यादा? जैसा मैंने पहले बताया था कि जब मुझे इंजरी हुई थी और मैं कंप्लीट पैरालिसिस में आ गया था, तो मेरी मदर ने जो स्कूलिंग, जैसे मुझे मन नहीं करता था स्कूल जाने का, और उसका कारण ये था कि बच्चे देख के हंसते थे कि, क्योंकि मैं 12th क्लास तक लोग मुझे उठा के अब क्लासरूम में बैठाते थे कि ये इतना बड़ा हो गया है, और मुझे शर्म सी आती थी। तो मेरी मदर कहती थी तुम अभी आंखें अपनी नीचे करके ये जो तुम्हारे 6 घंटे स्कूल में होते हैं उसको बस निकालो, अपनी पढ़ाई करो, और जैसे जैसे ज़िंदगी में तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारी नज़र उठती रहेगी, लोग तुम्हें एक अलग तरीके से देखेंगे। तो ये एक मोटिवेशन मेरी मदर और मेरे फादर, जिन्होंने कभी भी कोई भी सपोर्ट पढ़ाई से हो, क्रिकेट से हो, क्योंकि जब हमने शुरू किया था मैंने क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट स्पॉन्सरशिप नहीं होती थी क्योंकि ये गेम ही बिल्कुल नया था, लोग सपोर्ट करना नहीं चाहते थे। क्रिकेट के इक्विपमेंट्स बहुत महंगे आते थे, स्पोर्ट्स व्हीलचेयर काफ़ी महंगी आती थी, तो मेरे फादर काफ़ी मेरी हेल्प करते थे उसमें, कभी उन्होंने मना नहीं किया। मैं खेलने जाता था तो उसके ट्रैवलिंग में जो भी एक्सपेंस होता था उसके लिए कभी मना नहीं किया। आज मुझे स्पॉन्सरशिप मिल रही है क्रिकेट में इतने आगे आने पे, इतनी मेहनत करने पे, लेकिन ये जो 2 पिलर्स मेरे जो लाइफ में मैं बोलूँगा, अगर इन्होंने मुझे हौसला नहीं दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ पे दर्शकों के सामने अपनी कहानी नहीं बता सकता था। वाह, निस्संदेह। और किसी ने कहा भी है, ये बिल्कुल हम लोग के यहाँ कहा भी जाता है कि माता पिता का स्थान जीवन में सबसे बड़ा है और वो इंसान के प्रथम गुरु होते हैं, और उन्हीं के मोटिवेशन से जीवन में व्यक्ति कोई भी जो उसकी इच्छा हो उसको हासिल कर सकता है। अर्नव, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप तैयारी कर रहे थे अपनी सिविल सर्विसेज की, तो किन बातों पर विशेष रूप से आपने फोकस किया? देखिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी एक लंबी तैयारी होती है। इस दौरान कई बार आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है तैयारी की, कई बार हम कुछ दिन पढ़ते हैं, कुछ हफ्ते पढ़ते हैं, कुछ महीने पढ़ते हैं, लेकिन उसको साल या 2 साल या 3 साल जिस तरीके से आपकी स्थिति है उसको मेंटेन कर पाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, जिसको आपको कोशिश करके अपनी आदत में ढालना होता है। जैसे कि कई बार मुझसे ये सवाल किया गया कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। स्टूडेंट्स ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि आप 15 घंटे पढ़ते थे, 16 घंटे पढ़ते थे। तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि देखिए, घंटों से ज़्यादा क्वालिटी घंटे मैटर करते हैं जो आप पढ़ाई में डेडिकेट कर सकते हैं। आप 8 घंटे पढ़ें, आप 7 घंटे पढ़ें, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं और वो कंसिस्टेंसी आपकी साल 2 साल कितना आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरीके से एक कछुआ होता है, हमने बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है, तो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम में अगर आप कछुए की तरह आप कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, अगर आप उसकी तरह पेशेंस रख सकते हैं, इस एग्ज़ाम में इन 2 बिंदुओं से ज़्यादा, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, इन दोनों से ज़्यादा कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि कई बार इस लंबे सफ़र में ऐसा होगा कि आप जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आएगा, आप किसी न किसी कहीं पे जाके हो सकता है आपको फेलियर फेस करना पड़े, और उस फेलियर के साथ एसोसिएटेड होती है बहुत सारी निगेटिविटी। आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ हो जाता है। आप कई बार इस बात को विचार करते हैं क्योंकि आपके सहपाठी, आपके मित्र जो है किसी न किसी फॉर्म में अपने जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ये सारी निगेटिविटी आपको कई बार घेर लेती है। तो किस तरीके से आप इस निगेटिविटी से अपने आप को फिर एक बार पॉजिटिविटी में लाके, और जो आपका मोटिव था ओरिजिनल, जब भी ऐसी स्थिति आए तो आप याद करें कि आप इस तैयारी में क्यों आए थे। आप सामाजिक बदलाव के लिए आए थे, आप लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए इस तैयारी में आए थे। तो अगर आप जिस मोटिवेशन के साथ आपने ये तैयारी स्टार्ट करी थी, जब भी कभी इस तैयारी के दौरान फेलियर्स फेस करें तो आप उस मोटिवेशन को याद रखें जिसके थ्रू आपने तैयारी शुरू करी थी। साथ ही साथ इस तैयारी में आपके साथ आपके माता पिता, जैसे कि बताया गया था कि माता पिता का स्थान तो ईश्वर तुल्य होता है किसी के भी जीवन में, किसी के भी आगे बढ़ने और बनने में। तो उन्होंने भी मेरे जीवन में एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। वो उन्होंने भी एग्ज़ाम मेरी तरह उसी तरह से दिया है जैसे मैंने हॉल के अंदर दिया है, उन्होंने बाहर गाड़ी में बैठ के हॉल के बाहर दिया है। साथ ही साथ मेरी सिस्टर, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं जो कि IAS ऑफिसर हैं, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और मेरे गुरु, इन सभी ने एक कंबाइंड रोल प्ले किया
जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। यानी माता पिता का आशीर्वाद था ही, आपका हौसला था और सबकी प्रेरणा और आशीर्वाद के साथ अर्नव इस मुकाम पर पहुंचे हैं। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम का आज का विषय है हौसलों की उड़ान। अपनी बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आइए देखते हैं जल संचयन पर एक लघु फिल्म। धरती पर जीवन जीने के लिए 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है: हवा, पानी और भोजन। इनमें से जल हमारे लिए अमूल्य है। किसी ने खूब कहा है कि जल है तो जीवन है। जल एक प्राकृतिक संपत्ति है। बिना जल के हमारे अस्तित्व के बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। वैसे तो पृथ्वी पर 70% पानी है, लेकिन उसमें से केवल 1% पानी ही हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए जल का सही मात्रा में उपयोग करना बहुत आवश्यक है। जल संरक्षण करना भी एक कला है। धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण और बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं। पूरे ब्रह्मांड में धरती ही एक लौता ऐसा ग्रह है जहां पानी और जीवन मौजूद है। पानी का सही तरीके से प्रयोग करना और उसे प्रदूषण से बचाना ही जल संरक्षण है। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हम अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। बस थोड़ी सी सूझबूझ और समझदारी से हम इस अमूल्य धरोहर को बचा सकते हैं। जैसे प्रयोग के बाद नल को खुला ना छोड़ें, नहाने के लिए फव्वारे की जगह बाल्टी का उपयोग करें, जहां कहीं भी नल लीक करे उसे तुरंत ठीक करवाएं। प्रयास करें कि सप्ताह में 1 या 2 बार ही कपड़े धोने वाली मशीन लगाएं। पौधों में पानी पाइप की जगह वाटर कैन से डालें। पेड़ पौधे लगाएं जिससे अच्छी बारिश हो और नदी नाले भर जाएं। कहा तो गया है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। ऐसे प्रयास हों जिनसे पानी की कमी की समस्या से निजात पाई जा सके। भैया, हाँ कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों, अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कर दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अब युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। जा, तुम मन लगा कर, जो मैं नहीं कर सका वो तो कर। जी भैया, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाना। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते यूपी और आज का हमारा विषय है हौसलों की उड़ान। अर्नव, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि बहुत हाईज थे, लोज थे, किसी के भी जीवन में आते हैं एक लंबी, क्योंकि ये यात्रा होती है तैयारी की। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा अक्सर सवाल होता है, लोग पूछते हैं, मतलब सोशल प्रेशर भी होता है कि वो लड़का क्या कर रहा है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नेगेटिविटी की ओर आदमी को ले जाती हैं। तो ऐसे में हमें लगता है आपकी हॉबीज़ ने भी आपको बहुत हेल्प किया होगा। जी। तो संगीत की ओर आपकी रुचि है शायद? जी जी, संगीत की ओर मेरा रुझान रहा था शुरू से ही, और जिसमें कि सिंगिंग और गिटार प्ले करना, ये दोनों मेरी हॉबीज़ रही हैं। और जिन्होंने सिंगिंग आपको हेल्प करती थी, गिटार प्ले करना। जी। तो सुना है आप गाते भी बहुत अच्छा है, इसका मतलब आप गाते होंगे। बस मैं कोशिश करता हूँ। कुछ गुनगुना के सुनाइए हमारे दर्शकों को। एक मेरा बहुत ही फेवरेट गाने की कुछ लाइंस हैं, मैं वो 2 लाइंस गा के सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ,
भारत की बात सुनाता हूँ। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया अर्नव। तो इसका मतलब हॉबीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है व्यक्ति की। जी, हॉबीज़ जो है किसी की भी पर्सनालिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं, और इनफैक्ट सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भी जब आप पर्सनालिटी टेस्ट पे पहुंचते हैं तो आपसे आपकी हॉबीज़ पूछी जाती हैं, क्योंकि वो ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि एक पर्सन कितना डीप है, एक पर्सन क्या इंटरेस्ट रखता है, और वो आपको जो आपकी डेली मुंडेन लाइफ होती है, जो कि हमारी नॉर्मल, कई बार हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, कई बार हमारी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो जो हमारी हॉबीज़ होती हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपको रिचार्ज करने में। आपकी जो भी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी एनर्जी को डिस्चार्ज करती चली जाती हैं। तो हम अपनी बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे? तो हम अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हम ये जो पॉजिटिव हॉबीज़ होती हैं, जिसमें कि सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके डे टू डे के काम से कुछ समय के लिए कहीं दूर ले जा सके और आपके मन में खुशी एक बार फिर पैदा कर सके, जिससे कि अगले दिन आप उठ के अपना जो काम है उसको और एक्साइटमेंट के साथ कर सकें। तो ये हॉबीज़ इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और अगर आप इनको कल्टिवेट करेंगे तो ये ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी में निखार लाएंगी, बल्कि ये जो सिविल सेवा की परीक्षा है और उसके बाद के जीवन में भी, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट का काम जो होता है उसमें कई बार ऐसी स्थिति आती है कि स्ट्रेसेस और एंग्जाइटी उसका पार्ट रहता है। तो अगर आप ये हॉबीज़ अपनी लाइफ में इनकलकेट करेंगे तो जो आपकी प्रिपरेशन है और इवेंचुअली जो आपकी लाइफ है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी। क्या बात है, यानी ये हॉबीज़ पंप करती हैं व्यक्ति के अंदर एनर्जी को, और नई ऊर्जा के साथ व्यक्ति एक बार पुनः तैयार हो जाता है अपने कार्यों को करने के लिए। सोमजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया आपकी ये यात्रा बहुत संघर्ष में रही और बड़ी मुश्किलों के साथ और बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद के साथ आप यहाँ आज पहुँचे हैं, तो आप अपनी ये यात्रा को कैसे देखते हैं? जी, मैं अपनी यात्रा को वैसे ही देखता हूँ जैसे कि जब भी मैंने इसकी चीज़ के बारे में सोचा कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो पहले तो यही लगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लोगों के द्वारा ही बताया गया। मुझे तो अंदर से लगता था, मैं तो ड्रीम्स भी देखता था कि मैं इंटरनेशनली क्रिकेटर बन गया हूँ। लेकिन क्योंकि लोग नहीं समझ रहे थे उस समय कि हाँ ये पॉसिबल है, तो धीमे धीमे एक छोटे छोटे कदम ही बोलूँगा। और सबसे बड़ा जो चीज़ होता है, मैं जो आपके दर्शकों को वो भी बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी चीज़ें करना चाह रहे हैं, जैसे अर्नव जी ने भी यहाँ बताया कि वो सिविल सर्विसेज के बारे में कैसे कैसे टिप्स उन्होंने दिए, और उन्होंने सिर्फ एक चीज़ जो कॉमन जो मुझे लगी दोनों मेरी स्टोरी और उनकी स्टोरी में, कि हमने प्रयास करना नहीं छोड़ा। हमने जितने भी हमारे ज़िंदगी में जितने भी लो पॉइंट्स थे, जब हम बिल्कुल निराश हो जाते थे या हमें लगता था कि हम ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं, जो भी चीज़ें हमने अभी तक की हैं क्या वो वैल्यू कर रही है, या आज भी मैं अपने लिए बोलूँगा कि जो भी अभी तक मैंने क्रिकेट खेला है क्या वो ही है सिर्फ, तो नहीं, वो ही सिर्फ नहीं है, उसके बाद भी बहुत चीज़ें बची हैं। क्योंकि ज़िंदगी में क्रिकेट खेलना तो मेरा एक पड़ाव है ज़िंदगी का, उसके आगे भी बहुत संघर्ष अभी मुझे करना है। बस क्रिकेट ऐसा क्यों था, क्यों मैं इस पर लगा रहा, उसका कारण ये भी था क्योंकि जब मैंने इस चीज़ को देखा, शुरू किया, हमारे साथ और लोगों ने भी शुरू किया, और तो मैं ये देख पा रहा था कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो थे या जो आम जन थे जो क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे थे, कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। वो ना वो शिक्षा ले रहे थे, ना वो कोई रोज़गार की तरफ देख रहे थे, ना उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि वो समाज में आके अपनी बात रख सके। तो एक स्पोर्ट्स के ज़रिए अगर वो आज, आप मानिए जब हम खेलना शुरू कर रहे थे तो हमारे पास 11 खिलाड़ी नहीं थे, आज पूरे भारत में 1600 प्रोफेशनल व्हीलचेयर क्रिकेटर्स हैं। और वो क्रिकेटर्स आप देखिए खुद अकेले ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, अपने आप गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी अटैचमेंट स्कूटी चलाते हैं, खुद अपनी पढ़ाई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, खुद अपना जीवन जी रहे हैं, रोज़गार के लिए खुद परिश्रम कर रहे हैं। ये तभी उन्हें कॉन्फिडेंस मिला। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी थे जिनको बुलेट इंजरी हो गई, एक्सीडेंट इंजरी हो गया, जो घर में 10-10 साल कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं शर्म के मारे कि अब हम बाहर जाएंगे, पहले ज़िंदगी हमारी अलग थी, अब हम ऐसे हो गए हैं। सिर्फ क्रिकेट में आके उन्होंने देखा कि नहीं, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, प्रयास ही सबसे बड़ा जो आपकी ज़िंदगी में एक क्षण होता है। जब तक आपको जो भी हासिल करना है आप प्रयास करते रहिए, होगा वो आपके प्रयास से ही होगा, नहीं होगा उसी प्रयास के हिसाब से ही वो आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर आप प्रयास नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं या सोच भी नहीं रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए है कि चैलेंजेस जितने भी आए प्रयास करना ना छोड़ें।
यानी सतत प्रयास ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। और जैसा कि डॉक्टर कलाम ने कहा भी है कि सपने वो नहीं हैं जो सोते वक्त आते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। और आप दोनों ने ही अपनी उपलब्धियों से ये साबित कर दिया है कि अपने सपनों को व्यक्ति कैसे एक मूर्त रूप और आकार दे सकता है। अर्नव, अब ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों ही एक यूथ आइकन हैं जो आज हमारे शो में आए हैं, तो आज हमारे मंच से अर्नव आप क्या यंगस्टर्स को, जो भी यहाँ हमारा आज शो देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यंगस्टर्स को अपने जो आइडल्स होते हैं उन्हें बहुत ही हाई आइडल्स उनको अपने बनाने चाहिए। जैसे कि हमारे इतिहास में बहुत से ऐसे महान लोग हुए हैं जो कि यंगस्टर्स को एक दिशा दे सकते हैं। उनकी जो जीवन है, उनका जो जीवन रहा है, जीवन के जो चैलेंजेस रहे हैं, वो यंगस्टर्स को एक दिशा दे सकते हैं। जैसे कि गांधी जी राष्ट्रपिता हो गए, हमारे डॉक्टर कलाम हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए और उसके बाद भी उन्होंने अपने जीवन को बनाया। तो देखिए, किसी भी, चाहे वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो या जीवन की कोई भी परीक्षा हो, चैलेंजेस उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। वो आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जब आप इनकी आत्मकथा पढ़ेंगे या फिर इनकी बायोग्राफीज़ जब आप रीड करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इन्होंने चैलेंजेस से पार पाया। तो मैं बस अपने जो यूथ इसको देख रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी, अगर आपकी जर्नी आप किसी भी दिशा में कर रहे हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज या किसी में भी, जो असफलताएं हैं वो इस जर्नी का एक पार्ट हैं। असफलताएं हमें ये बताती हैं कि हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अंदर आज भी वो जज्बा मौजूद है कि हम प्रयास करते रहेंगे तो किसी न किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं पहुँचेंगे ज़रूर। और अंत में मैं बस स्वामी विवेकानंद जी की वही एक बात फिर से कोट करना चाहूँगा, जिसको उन्होंने संस्कृत में कहा था कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, जिसका मतलब है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो, जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो, जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो। वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आइए देखते हैं सरकारी योजनाएं। फ्री सिलाई मशीन योजना। इस योजना का लाभ देश की श्रमिक महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत देश की सभी श्रमिक महिलाओं को सरकार द्वारा निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। फ्री सिलाई मशीन प्राप्त करके देश की महिलाएं घर बैठे लोगों के कपड़े सीकर अच्छी आमदनी अर्जित कर सकती हैं। देश की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। देश की गरीब महिलाओं को इस योजना के जरिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे सरकारी योजनाएं आपके साथ। सोमजीत, कार्यक्रम में समय थोड़ा कम है, तो हम जल्दी से चाहेंगे कि क्या आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक व्हीलचेयर क्रिकेटर हूँ और आपके आसपास कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति जो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, भले ही वो डिफरेंटली एबल हो, आप उसके लिए कोई ना कोई ऐसा स्टेज बनाइए जिससे वो अपने स्पोर्ट्स के ड्रीम को परस्यू कर सके। स्पोर्ट्स ही नहीं, कोई भी ड्रीम अगर उसको है और वो कोई भी आमजन है, कोई भी दिव्यांग है, तो उसके लिए एक रास्ता बनाएं, ना कि उसको पहले से ना बोल के निराश करें। और अक्सर मैं एक बात जो बोलना चाहूँगा आपके दर्शकों से, कि जब भी हमारे पास एक नोट होता है, इस पर हम टेप वेप लगाते हैं, खोटा सिक्का होता है, तो हम बहुत कोशिश करते हैं, इधर उधर देने की कोशिश करते हैं कि वो रिप्लेस हो जाए, चेंज हो जाए, और कोशिश करने के बाद वो हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ज़िंदगी भी इसी तरीके से है। हमको लगेगा कि हमारी ज़िंदगी कहीं से फट गई है, कहीं से हमें उसे टेप से चिपकाना है और उससे चलते जाना है, लेकिन आप अगर संघर्ष से आगे बढ़ेंगे, अपना काम करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता आपके पास आएगी। आप दोनों से बातचीत करके आज ये बात तो सिद्ध हो गई कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आपने इस बात को अपने जीवन में चरितार्थ भी करके दिखाया है। सोमजीत, आप आए, और अर्नव, आप दोनों आए, इतनी अच्छी बातें आप दोनों ने बताई, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। ज्योति जी, आपको हम ज़्यादा समय नहीं दे पाए, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारा लाइव शो है, हम समय की सीमा में बंधे हैं। आपने इतनी प्यारी कविता सुनाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों, इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, आपसे पुनः मुलाकात होगी नमस्ते यूपी के एक और अंक में। तब तक आप देखिए ये प्यारा सा गीत और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। दिल पर किसी का ना पहरा, रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। नदिया के धारों से खेलूं, चांद सूरज सितारों से खेलूं, अपनी बाहों में आकाश ले लूं। बढ़ते चलूं गाते चलूं अपनी लगन में, बढ़ते चलूं गाते चलूं अपनी लगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पहनूंगी बिजली की पायल, छीन दूंगी घटाओं से काजल, मेरा जीवन है नदिया की हलचल। दिल से मेरे लहरें उठे ठंडी पवन में, दिल से मेरे लहरें उठे ठंडी पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।